हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑल इन वन सीरीज। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, ऑल इन वन, इसमें दोस्तों हम जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उत्तराखंड के, जैसे उत्तराखंड में एलटी की भर्ती है, पीसीएस है, आबकारी है, एसआई भर्ती है, या फिर आने वाली उत्तराखंड पुलिस हो या फिर कनिष्ठ सहायक, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण ये सीरीज होगी, ऑल इन वन सीरीज। और इस सीरीज में उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम है उसमें आने वाले जो भी उसका सिलेबस है, जैसे उसमें भारतीय इतिहास से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस से मिलते हैं, भारत का भूगोल, उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था और उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न। तो इस सीरीज के माध्यम से हम पेपर में आने वाले सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज ये ऑल इन वन सीरीज वाली पहली क्लास है। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है भारतीय इतिहास। पहला है, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था। दोस्तों, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था जिसमें कि जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों को नियंत्रित और नियमित किया जाता था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया, और इसी से भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों को रेगुलेट किया जाता था। तो इसीलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है नियामक अधिनियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है कलकत्ता में, जो कि 1774 में की गई थी। फिर है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे। दोस्तों, पुस्तकें अक्सर पूछी जाती है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंदबरदाई। उसके अलावा भारतीय इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिसमें कि अष्टाध्यायी है जो कि पाणिनि की है। अष्टाध्यायी जो कि जिसके रचयिता है पाणिनि। उसके अलावा गणित की एक प्रसिद्ध पुस्तक है लीलावती, जिसके रचनाकार हैं भास्कराचार्य। गीत गोविंद पुस्तक है जिसके लेखक हैं जयदेव। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है गीत गोविंद, जिसके लेखक हैं जयदेव। उसके अलावा हर्षवर्धन की तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिनमें से पहली है नागानंद, दूसरी है रत्नावली और तीसरी है प्रियदर्शिका। उसके अलावा प्राचीन इतिहास में एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है 10 कुमार चरित, जिसके लेखक हैं दंडी। तो ये है उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। फिर है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था। दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सिजदा और पैबोस प्रथा, इसको अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान दोस्तों बलबन था। तो सिजदा का अर्थ होता है सिर झुकाकर। उसके अलावा जो पैबोस है उसका अर्थ होता है पाँवों को चूमना। तो ये दो प्रथा, इसकी शुरुआत जो है बलबन ने अपने दरबार में प्रारंभ करी थी। उसके अलावा बलबन ने अपने दरबार में एक सैन्य विभाग की भी स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने अपने दरबार में की थी। और उसके अलावा बलबन एक नीति का पालन करता था जो थी रक्त एवं लौह की नीति, जो कि बहुत ही कठोर नीति थी, रक्त एवं लौह नीति। तो रक्त एवं लौह नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था, तो ये था बलबन। फिर है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है ये मेरठ से शुरू होता है 10 मई 1857 को। तो 10 मई 1857 को 1857 का ईस्वी की जो क्रांति है उसकी शुरुआत होती है मेरठ से। उसके अलावा जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई उस समय जो ब्रिटिश पीएम थे, यानी इंग्लैंड के जो पीएम थे वो थे पामस्टन। और उसके अलावा जो 1857 ईस्वी का विद्रोह था उसमें सर्वाधिक सैनिक जो है वो अवध के थे। सर्वाधिक सैनिक अवध के थे। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक अवध के थे। फिर है दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था। अब बात करते हैं जो पॉलिटिकल साइंस है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की।
तो पहला है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है? तो सही उत्तर है SR बोम्मई बनाम भारत संघ वाद। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो सर अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? तो संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री KM मुंशी ने कहा था। KM मुंशी ने कहा था, जबकि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था सर अर्नेस्ट बार्कर। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को, जो कि भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया था। तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था। दोस्तों अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। इसी अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का जो चुनाव होता है उसमें उसके मतदान में भाग लेने वाले हैं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जबकि जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है उसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। फिर है, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है और ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है और ये भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। दोस्तों महान्यायवादी का जो पद है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। फिर है भारत का भूगोल। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो अरावली श्रेणी दोस्तों ये इसका उच्चतम पर्वत शिखर है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों अब संस्थान भी ऐसे पूछे जा रहे हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ स्थित है। तो गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है। तो गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान हैं, जैसे केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है, और जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो राज्य है वो है बिहार। उसके अलावा जो भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो है केरल की। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल की। अगर ओवरऑल बात करें महिला पुरुष दोनों में, तो भी जो सर्वाधिक साक्षर राज्य है वो केरल है और सबसे कम जो साक्षरता है वो बिहार की है। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था। पहला है, मीरामेट समिति किससे संबंधित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट समिति है मीरामेट समिति। तो मीरामेट समिति का संबंध है हथकरघा के विकास से। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृषि क्षेत्र जो है भारत का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र के बाद कपड़ा उद्योग जो है वो भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। अब है उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों इसमें हम 2023-24 वाला जो आर्थिक सर्वेक्षण है उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उस पर बात करेंगे। पहला है, उत्तराखंड की जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का योगदान, यानी सकल घरेलू उत्पाद में, यानी उत्तराखंड का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें तीनों क्षेत्रों का योगदान कितना कितना है। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जो कि 9.99% इसका योगदान है, और द्वितीयक क्षेत्र 46.84% योगदान है। तृतीयक क्षेत्र का लगभग 43.17% योगदान है।
तो उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान द्वितीयक क्षेत्र का है, जिसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.99% है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 46.84% है, जिसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसका योगदान है 43.17%। तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की जो जीडीपी है उसमें द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है, फिर तृतीयक क्षेत्र का और फिर प्राथमिक क्षेत्र का। जबकि जो भारत है, भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। अगला है प्रति व्यक्ति आय। तो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है 2,60,201 रुपये। तो 2,60,201 रुपये उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। फिर है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बागेश्वर है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बागेश्वर। दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, जो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, ये 3 जिले ऐसे हैं, इनकी प्रति व्यक्ति आय जो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है उनसे भी अधिक है। तो एकमात्र 3 जिले हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, इनकी प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है उससे भी अधिक है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमने जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें जिस भी पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सभी लगभग सभी पोर्शन से कुछ मेन क्वेश्चन उठाए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।